अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए जाती उम्रा से रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल होने के बाद आज दूसरी समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ दलाइल का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पहली समाअत में अमजद परवेज़ ने दलाइल 5 से 6 घंटों में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी अकील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उन पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीज़नल बेंच आज 2 बजे इन जो अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन भी जो है वो इस डिवीज़नल बेंच में शामिल हैं। जो है वो आज ये अपीलों पर जो सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली के बाद आज ये दूसरी समाअत होगी। और गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ तय पाई थी कि पहले जो है वो एवनफील्ड जो रेफरेंस है उसमें सज़ाओं के खिलाफ दलाइल दिए जाएंगे। तो इस हवाले से अमजद परवेज़ की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को बताया गया था कि वो अपने दलाइल 5 से 6 घंटे के अंदर मुकम्मल कर लेंगे, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो सिर्फ कानूनी नुकात पर बात करेंगे और आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जिसके बाद गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तय किया गया कि पहले अल अजीजिया रेफरेंस पर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे, जिस एवनफील्ड रेफरेंस पर दलाइल दिए जाएंगे, जिसके बाद अल अजीजिया रेफरेंस पर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। तो इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजनल बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। तकरीबन 2 बजे तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे। उनके साथ मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो उनके साथ होगी। तो इस हवाले से जो है वो आज सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और बाहर जो है वो FC के एहलकार तैनात हैं। और जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी हुक्म सामने आया था कि कमरा अदालत में सिर्फ जो रजिस्ट्रार की जानिब से जिन अफराद को पासिस जारी किए जाएंगे सिर्फ वो अफराद कमरा अदालत में दाखिल हो सकेंगे। तो अब तकरीबन आज 2:30 बजे इस केस की समाअत होगी। आज से दलाइल का बाकायदा तौर पर आगाज़ 2 बजे मियां नवाज शरीफ जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अकील, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौजूदा और 2 साबका वज़ीर आज़म के लिए आज से शुरू होने वाला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। आइंदा 3 रोज़ में 2 साबिक और 1 मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत होंगे। 2 साबिक वज़ीर आज़म आइंदा इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला अदालतें करेंगी। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर। एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म के सियासी मुस्तक़बिल के लिए अहम हफ्ता शुरू हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया मुकदमात की अहम समाअत होने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ मुकदमा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कल चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस और खावर मानिका केस पर समाअत होगी। मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी कल बलोच तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है, मगर वो बैरून मुल्क दौरे पर चले गए हैं और कल अदालत आलिया में पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है, इसका फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड और अकाउंट छुपाने के इल्जाम में इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सजा के बायस इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। चेयरमैन PTI पर 30 नवंबर को फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। आईनी माहिरीन का कहना है कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म की किस्मत का फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि RJ मॉल को सील हुए SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अमीर सऊद मक्सी का कहना है कि आज दूसरी बार इमारत का दौरा किया है। तहकीकात के लिए DIG ईस्ट की सरबराही में कमेटी काम कर रही है, जिसमें एक इंजीनियर को शामिल किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक़्त के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है DIG ईस्ट के
क़यादत में, और साथ उसमें SSP ऑपरेशन और मैं SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट इसमें मेंबर हैं। हमने जब विज़िट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम रिपोर्ट में शामिल करेंगे। अभी कुछ कहना या इसको रिपोर्ट को कंक्लूड करना विदाउट जो हमारी क्यूरीज़ हैं, हमने मुख्तलिफ इदारों को क्यूरीज़ लिखी हैं, उनका जवाब जैसे आएगा तो फिर हमारी रिपोर्ट जो है कंक्लूसिव और फाइनल होगी। जो जितने इसमें जिम्मेदारान हैं उनको उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी, और दोबारा जल्द से जल्द मेरा ख्याल है कि कंप्लीट जो है ना विद इंजीनियर्स और विद एक्सपर्ट्स हम इस बिल्डिंग को विज़िट करेंगे, और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि कौन कितना जिम्मेदार। कराची के शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा दर्ज हो गया। इंतजामिया, बिल्डर्स, महकमा फायर ब्रिगेड और नक्शा पास करने वाले अफसर को नामजद कर दिया गया। कत्ल और लापरवाही की दफात शामिल कर दी गई। FIR के मुताबिक नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की? इमारत में फंसे अफराद को क्यों ना निकाला जा सका? जिम्मेदार कौन? वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कमेटी 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके कराची पुलिस चीफ को इरसाल करेगी। गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन किया जाएगा। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, गफलत बरतने और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी। गुज़िश्ता रोज राशिद महनास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर को आग ने लपेट में ले लिया था। हादसे में झुलस कर और दम घुटने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए थे। फायर ब्रिगेड ने शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने और शहरियों की जान बचाने के इंतजामात को नाकिस करार दिया था। लाहौर में एक और दिल दहला देने वाला कत्ल। कम उम्र बिगड़े रईसजादे ने सऊदी अरब से आई तालिबा को मार डाला। अब्दुर्रहमान को जिग जैग गाड़ी चलाने से मना करने पर अहले खाना को धमकियां दी। मामू को फ़ोन करके बुलाया। मुलजिम के मामू ने फायरिंग करके तहरीन को कत्ल कर दिया। जख्मी तालिबा को अस्पताल ले जाने से रोकने की कोशिश की। 4 नवंबर को वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासर ख़ानदान का निगरान वज़ीर आला को ख़त लिखा कि मुलजिमान धमकियां दे रहे हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिम का नाम अब्दुल रहमान, उम्र 17 साल। 4 नवंबर की शाम बिगड़ा रईसजादा अपनी गाड़ी को जिगजैग कर रहा था। इसी दौरान साथ गुजरने वाली गाड़ी को हिट किया। कार में सवार फैमिली ने अब्दुल रहमान को हुल्लड़बाजी से मना किया। अब्दुल रहमान ने फोन किया, अपने मामू और दीगर अफराद को बुला लिया और फिर खूनी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है गाड़ी से जो मुलजिम निकला उसके हाथ में पिस्तौल है। इस मुलजिम का नाम साजिद है। ये अपने साथ एक और शख्स को भी लाया था। मुलजिमान ने फैमिली के साथ हाथापाई की और आओ देखा न ताओ, सीधा फायर। सीधा 23 साला तलबा की कमर में जा लगी। शदीद जख्मी तलबा एक हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। FIR के बावजूद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम ने जमानत करा ली। पुलिस को जमानत मनसूखी का इंतजार है। मुलजिमान गिरफ्तार तो क्या होते, उल्टा उनको धमकियां देने लगे। वर्षा ने वजीर आला पंजाब को खत लिख दिया, इंसाफ की फरियाद। बताया मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि वो उल्टा हमें धमकियां दे रहे हैं। दुनिया से जाने वाली ये बच्ची सऊदी अरब से मेडिकल की तालीम लेने पाकिस्तान आई थी। उसके वालिदैन गम से निढाल हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को लाहौर के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। जुल्म दर जुल्म की इंतहा। फायरिंग हुई, लड़की शदीद जख्मी हुई। बाप गेट पर पहुंचा तो देखा गेट बंद था। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर सोसाइटी का गेट तक बंद करा दिया। मुलजिमान सामने खड़े थे। बाप ने बोला कि गेट खोलो, मेरी बेटी बहुत जख्मी है। मुलजिमान ने जख्मी बेटी के बाप को मुंह पर थप्पड़ मारे। कहा झूठ बोल रहे हो, दिखाओ कहाँ गोली लगी है। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। सिक्योरिटी गार्ड और ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयानात भी सामने आ गए। इस गेट के नंबर पे कि जी गाड़ी आ रही है हमारे घर में, फायरिंग करके गाड़ी रोक दें, बाहर ना जाए। सर हमने गेट बंद किया, इतनी देर में ना वो आ गए इधर मोटरसाइकिल पे आके पूछा है जी गाड़ी बाहर तो नहीं गई। हमने बोला नहीं गई। वो थोड़ा सा आगे गया सर, 1 वे आ गए। इतनी देर में सर वो डॉक्टर भी आ गया इधर। डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है इधर आके, डॉक्टर चला रहा है
गाड़ी यानी कि दरवाज़ा खोल दे, बच्ची को फायर लगा हुआ है। सर हमें तो नहीं पता था बच्ची को पीछे से फायर लगा हुआ है। जब सर ब्लड देखा है, वो बल्कि इधर आते ही वो हाथों पर ही हो गए हैं सर, टाटों को मारा है, चपेटा चपेटे मारी हैं। तो इतनी देर में सर जब देखा ना कि ब्लड लगा हाथ में, तो उन्होंने गेट खोल दिया सर, जाने दिया। ठीक 5-10 मिनट बाद गाड़ियाँ 2-3 उनकी भी निकल गई हैं, जिन मुलजमों की। मेरे पास से वो गाड़ियाँ 2 गुजरी हैं, आगे यारिस टोयोटा थी, पीछे वो कल्टस थी। तो उनके घर के पास गए हैं तो वो पहले ही असला लेके खड़े हुए थे, उन्होंने फायरिंग की तो उसी टाइम ही गाड़ियाँ पीछे आ गई हैं। और अब आपको बताएंगे दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दुश्मन मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशत गर्द जहन्नुम रसीद हुए। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। IMF तकनीकी टीम की निगरान वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की IMF टीम को महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के ज़रिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। उमर हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, मुलाकात से मुतल्लिक़ क्या अपडेट सामने आ रही हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, IMF तकनीकी टीम की वज़ारत ख़जाना में निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात हुई है और निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF टीम को महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी है। और टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ टैक्स टू GDP तनासब में इजाफे के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई है और FBR में इस्लाहात की जा रही है और टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। और IMF तकनीकी टीम जो है वो FBR की टीम के साथ 1 हफ्ता मुज़ाकरात करेगी और इस हवाले से जो FBR के साथ मुज़ाकरात में जो टैक्स टू GDP तनासब है वो 15% तक रखने का जो प्लान तरतीब दिया जाएगा और इस हवाले से टैक्स इंप्रूवमेंट प्लान जो है 2024 बनाया जाएगा, जो IMF के साथ उसका तबादला किया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ जो टैक्स गुजार हैं यानी टैक्स दहिंदगान हैं उनकी तादाद में भी तकरीबन 10 लाख तक जो है वो इजाफा किया जाएगा। जी मुदस्सिर। उमर हयात खान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि टैक्स टू GDP का तनासब बढ़ाया जाएगा, टैक्स इंप्रूवमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले दिन सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज में हिस्सेस की खरीदारी का अमल जारी है। इस वक्त मार्केट में ट्रेडिंग के हवाले से क्या तासुरात हैं, जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक जो है वो कारोबार का पहला दिन है और अगर हम बात करें थोड़ा सा जो है वो सरमाए का थोड़ा सा मोहताज नज़र आते हैं। ताहम जो 59,000 की जो आज जो सतह है उसको बरकरार जो है वो ताहाल है। मेरे साथ तारिक हैं, मोहम्मद तारिक साहब, उनसे हम बात करें। तारिक साहब, क्या सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर और किस तरह देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वो सरमाए का खास मोहताज दिखाई दे रहे हैं, आज क्या वजह है? एक्चुअली 59,000 का इंडेक्स जो हो चुका है, अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर और ऑयल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगर यहाँ से करेक्शन मार्केट लेती है 58,000 या 57,500 तो इंशाल्लाह इसके बाद हम 61-62 का हाई सकते हैं। अभी मार्केट 103 पॉइंट प्लस है और 59,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि डॉलर का भी जो रेट है डे बाय डे तकरीबन ये हम देख रहे हैं 285 के अराउंड आ चुका। तमाम सरमाएकार हैं वो ये तवक्का लगा के बैठे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कमी है। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला इतवार की शब मुकम्मल हो गया। हमास ने 13 इसराइली और 4 दीगर गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल 17 कैदियों का तीसरा ग्रुप रेड क्रॉस के हवाले किया। इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी को कैद से रिहा किया। हमास और इजराइल में कैदियों का तीसरा तबादला, जंग बंदी का आज आखिरी रोज। हमास ने 13 इजरायली और 4 दीगर गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल 17 कैदियों का तीसरा ग्रुप रेड क्रॉस के हवाले किया। ये अफराद हेलीकॉप्टर और जमीनी रास्तों के जरिए इसराइल पहुँचाए गए। रिहा किए जाने वालों में दोहरी शहरियत के हामिल 4 साल अमरीकी बच्ची और एक मर्द शामिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी बच्ची की रिहाई की तस्दीक की है। उसके अलावा मजीद 9 बच्चे, 4 खवातीन, जबकि थाईलैंड के 3 और रूस का 1 शहरी भी शामिल है। इजराइल की जानिब से 39 फलस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनकी रिहाई पर गजा में जश्न मनाया गया। मुआहदे के तहत इमदादी सामान के ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो गए। इजराइल हमास आर्जी जंग बंदी में तोसी की कोशिशें, हमास भी तोसी पर आमादा। अमरीका, मिस्र, कतर सरगर्म। कतर ने कहा कि इजराइल और हमास में जंग बंदी को 4 दिन पर तयशुदा इत्तफाक से आगे बढ़ाया जाएगा।
इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसराइल हमास में आर्जी जंगबंदी। अमेरिका, मिस्र, कतर जंगबंदी में तोसी के लिए सरगर्म। नेतन्याहू ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र ने जंगबंदी में तोसी की कोशिश तेज कर दी। ताहम नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को रोका नहीं जा सकता। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसराइल और हमास में जंगबंदी को 4 दिन पर तयशुदा इत्तेफाक से आगे बढ़ाया जाएगा। हमास ने भी मुआहदे में तोसी पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया है कि जंग तो अभी शुरू हुई है, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। ये जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई, 48 दिन जारी रही। 3 दिन सीज फायर के गुजरे। आज 27 नवंबर के रोज जंगबंदी मुआहदे का चौथा और आखिरी दिन है, जिसकी मुद्दत मंगल की सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगी। एक तरफ इसराइल की कैद में फलस्तीनियों से बेईमाना सलूक तो दूसरी तरफ हमास की कैद में इसराइलियों से हुस्न सलूक। दुनिया ने फर्क देख लिया, मान लिया। अपनी रिहाई पर इसराइली नौजवान लड़की ने हमास जंगजू का शुक्रिया अदा किया। वीडियो वायरल हो गया। एक तरफ इसराइल की कैद में फलस्तीनियों से सलूक तो दूसरी तरफ हमास की कैद में इजरायलियों से हुस्न सलूक। दुनिया ने फर्क देख लिया, मान लिया। अपनी रिहाई पर इजरायली नौजवान लड़की ने हमास जंगजुओं का शुक्रिया अदा किया। जख्मी इसराइली खातून को चलने में दुश्वारी पर हमास ने बैसाखियाँ दी, जिनकी मदद से वो आने वाली रेड क्रॉस की टीम तक पहुँची। इजरायली बच्ची और इसकी माँ को हमास अपनी हिफाजत में रेड क्रॉस की वैन तक लाए। बच्ची और इसकी माँ के चेहरों पर इत्मीनान था और इस बात का सबूत था कि इन्हें अपनी कैद में किसी बुरे सलूक का निशाना नहीं बनाया गया। रिहा किए जाने वाले फिलिपीनी बाशिंदों के चेहरों पर भी सुकून और मुस्कुराहट। दूसरी जानिब इजरायली प्रोपेगेंडा मशीनरी हमास को दरिंदा सिर्फ साबित करने में नाकाम हो गई। सेहूनी वजीर आजम भी हैरत के समंदर में गौते खा रहे हैं। नेतन्याहू ने अल कुद्स के अकाउंट को शेयर करते हुए एक्स पर अपनी हैरत और परेशानी का इजहार किया। लिखा, ये एक दूसरे से दोस्तों की तरह क्यों मिल रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा। आर्जी जंगबंदी का आखिरी रोज फलस्तीनी इस मोहलत में ही आफियत ढूंढ रहे हैं। अपनी जिंदगियां बचाने के लिए गजा के शमाल से जनूब की तरफ पैदल सफर करने पर मजबूर है। अमरीकी सदर जो बाइडन को इसराइल नवाज पॉलिसी पर नारों का सामना। मुजाहिरीन का कहना था, बाइडन छुप नहीं सकते, तुम पर नस्ल कुशी का इल्जाम है। अमरीकी सदर जो बाइडन नारों को सुनी अनसुनी करके तकरीब के शुरका से मिलते रहे। और कौमी T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बैटर आजम खान को अपने बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। ज़रा के मुताबिक कौमी T20 टूर्नामेंट में आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। PCB ज़रा का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। आजम खान को मैच रेफरी ने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था। आईनी तरमीम ना हुई तो हुक्मरानों को तब्दील कर देंगे, फिर पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। जागीरदारों और वडेरों को जुल्म और जबर का जवाब देना पड़ेगा। कोरंगी में सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम सिर्फ एक वज़ीर आला को पैसों का समंदर देने के लिए नहीं थी। आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान का मुकद्दर अगर तब्दील नहीं करोगे तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। अगर उसने इख्तिदार को पाकिस्तान के अवाम के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान का इख्तिदार कराची की सड़कों पे चलेगा। जागीरदारों से, जाबिरों से, जालिमों से छीन कर आम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी पूरे सूबे के लिए थी, सिर्फ एक वजीर आला को पैसों का समंदर दे देने के लिए नहीं थी। अब MQM वजीर आजम हाउस से और वजीर आला हाउस से इख्तिदार निकाल कर पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहती है। जब देही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर मेरे नौजवानों की नौकरियां खा जाते हैं। इख्तिदार हमारी जरूरत है, हमें अपने हुकूक चाहिए। अब हमें मकामी खुद मुख्तारी चाहिए। कराची के इख्तिदार, इख्तियार और वसाइल पर इनके जागीरदारों और वडेरों के कब्जे को अब खत्म करना है। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा, आसमान पर से पतंग ही पतंग होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आचिज़ धामरा ने कहा है कि किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। वोट को इज्जत दो तो मियां साहब वजीर आज़म नहीं बन सकते। जल्द मुल्क में एक नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। खदशा इस बात का है कि आपको हर हाल में इक़्तिदार के लिए आप NFC पर कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया
तो ये सिर्फ मामला सूबा सिंध का नहीं होगा, ये मामला तमाम सूबों में बसने वाले लोगों का है। होश के नाखून लिए जाएं, इक्तदार आने जाने वाली चीज होती है। सीपेक 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 आप थर के कोयले पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हो, ये तो हिस्ट्री है। केस की इनॉग्रेशन शहीद बीबी ने की, उसके बाद आपने ठुटे लाइन लगाया। सियासत करें, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए हम मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। 8 फरवरी के इंतखाब को भी हम समझते हैं कि ये डिले किया गया है और चीटिंग की गई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है, अब कह रहे हैं कि वोट को नहीं, सिर्फ मुझे ही इज्जत दो कि मैं जब कहूं तब इलेक्शन हो। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। हज 2024 के लिए बैंकों में दरख्वास्त वसूली का आगाज़ आज से हो गया। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में हज दरख्वास्तें जमा करवाने वालों को क्या सहूलतें दी जा रही हैं? इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ है। जी अल्लाह, आगाह कीजिएगा। हज दरख्वास्त 2024 के लिए बैंकों में दरख्वास्तों वसूली का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ बैंकों की 15 नामज़द ब्रांचों में दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। इस वक्त जो सुबह के टाइम पहुँचे हाजी साहब, जो दरख्वास्त अपनी जमा कराई 2024 के लिए, बताइएगा सर आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया? ये प्रोसेस हो गया जनाब अली। आई एम वेरी सरप्राइज दैट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ डीलिंग वेरी वेल अबाउट। उन्होंने आपने काउंटर बना दिए हैं, मुख्तलिफ काउंटर हैं, स्पॉन्सरशिप का अलग काउंटर है, दूसरे काउंटर रेगुलर स्कीम का अलग काउंटर है। बहुत मज़ा आया ना बली, बहुत आराम से बैठे बैठे मेरा फार्म उन्होंने फिलअप कर दिया। इस वक्त बैंक के चीफ मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सर कितने काउंटर बनाए और क्या सहूलतें दी जा रही हैं जो आज दरख्वास्त जमा करवाने आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आज पहला दिन है आज 2024 की दरख्वास्तों का, और हमने 2 काउंटर्स बनाए हैं। एक रेगुलर स्कीम के लिए जो PKR के अगेंस्ट है, पाक रुपीज़ के अगेंस्ट, उनके लिए अलग काउंटर आपने देखा बनाया हुआ है। दूसरा काउंटर हमने बनाया जो हज स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसके लिए अलग से काउंटर बना दिया। बाहर प्रॉपरली बैनर डिस्प्लेड हैं, बाहर एक बंदा है देखो प्रॉपर गाइड कर रहा है। हज 2024 की दरख्वास्तें वसूल करने का आगाज़ हो गया, जहाँ पर दरख्वास्तें जमा भी हो रही हैं और जो भी आ रहे हैं उनको मुकम्मल सहूलियात भी दी जा रही हैं। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक की 554वीं जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी है। आज तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ है। आखिरी रोज़ नगर कीर्तन यानी जुलूस निकाला जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रियाज ताहिर खान से। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्मस्थान में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें दिन की जो तकरीबात हैं वो जारी और सारी हैं। दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री यहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सुबह का टाइम है और तमाम यात्री जो हैं वो लंगर खाने में नाश्ता जो है उसका एहतमाम किया गया है, वो उस करने में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो जन्मदिन की तकरीबात हैं आज इसका तीसरा रोज़ है और आज के रोज़ जो है एक ख़ास इवेंट नगर कीर्तन का जो है वो दोपहर के वक्त में जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे रोड के ऊपर ननकाना साहब में जो है रेड कारपेट जो है वो बिछा दिया गया है। अगर मैं बात करूं आज के एक ख़ास इवेंट की तो आज रात 1 बजे के करीब जो है वो अरदास के इवेंट पर इन तकरीबात जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिख यात्रियों के साथ साथ हिंदू यात्रियों की एक कसीर तादाद जो है वो दुनिया भर से ननकाना साहब पहुंची है। और लाहौर के 9 टाउन्स में करोड़ों की टैक्स बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। FPR को रजिस्ट्रियों में 27 करोड़ की बेज़ाब्तगियों के सबूत मिल गए हैं। इब्तदाई ऑडिट के बाद टैक्स अदायगियों में करोड़ों की कमी के शवाहिद मिले हैं। जाफ़र बिन यार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। जी जाफ़र बिन यार, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं, क्या बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के सूबाई दारुल लाहौर के 9 टाउन्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियों की मद में जो करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। जाहिर है कि ये अमला अरसा दराज से पर तैनात था और जाली डॉक्यूमेंट के जरिए ये रजिस्टर तैन जो करता था और जो उसकी असल रकम होती थी वो खुद बैंक में जमा नहीं करवाई जाती। जाहिर का कहना है FBR को गुज़श्ता 3 माह के दौरान जो शहर के 9 टाउन है उसमें होने वाली रजिस्ट्रियों की जो 27 करोड़ रुपए की जाती है उसके सबूत मिले है। जाहिर का यही कहना है कि जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस है तमाम टाउनों में वहाँ पे जाली चालान तैयार किए जाते रहे थे। लाहौर के जो सब रजिस्ट्रार फाइलर और नॉन फाइलर के फर्क के बगैर भी टैक्स
कटौती करते रहे। जायका यही कहना है कि कई केसेस में टैक्स कटौती कर ली गई थी लेकिन सरकारी खजाने में ये जमा नहीं करवाई गई। आपको बताता चलूं कि नजरत टाउन, इस्लामा इकबाल टाउन, दाता गंजबाग टाउन, अजीज भट्टी टाउन और दीगर जो जितने भी टाउन है वहाँ पे 3 माह के दौरान होने वाली रजिस्ट्रियों पे टैक्स की जो बेज़ाब्तियों के शायद मिले। FBI काफी जो है अरसा से इन पर जो अपनी कार्रवाई कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था, लेकिन अब ज़राए ने बताया कि उनको मुकम्मल सबूत मिल चुके और इस हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 437 मर्द, 430 खवातीन और 773 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। अब तक तोरखम बॉर्डर पर तकरीबन, मज़ीद तफसीलात जानेंगे लंडी कोतल से बुल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान चनबारी से। जी शाह रहमान, क्या सूरत हाल है अब? बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान शाहरा तुरखम रोड पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। तुरखम बॉर्डर के रास्ते अभी तक इतलात के मुताबिक तकरीबन 2,50,000 के करीब अफगान शहरी अपने आबाई वतन वापस चले गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं जो कि 1,15,000 के करीब है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर रोज़ तकरीबन 2,000 के करीब अफगान शहरी तुरखम के रास्ते बेदखल किया जाता है। लंडी कोतल में अफगान शहरियों के लिए ट्रांजिट कैंप कायम किया गया है, जिसमें इनकी ज़रूरत। बहुत शुक्रिया अपडेट किया। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 15 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से वैस सत्तार से। जी वैस सत्तार। जी बिल्कुल, आज से इस फैसलाबाद ज़िले भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के जो कैंपेन है इसका आगाज़ हो चुका है और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने बच्चों को पोलियो कतरे पिला के इस कैंपेन का आगाज़ किया है। ज़िले में कितने लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीम्स हैं, इसी वाले से हम जानते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से। सर, कितने लाख बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे पिलाने का टारगेट रखा गया है, टीम्स कितनी हैं और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान है? जी थैंक यू। पोलियो का जिस तरह आपने जिक्र किया, हमारी कैंपेन स्टार्ट हो रही है और ये 3 दिसंबर तक जारी रहेगी और ये 7 दिन की कैंपेन है और हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है। 15,36,000 से ज़ायद बच्चों को हमने वैक्सीनेट करना है इस कैंपेन के अंदर। पिछली कैंपेन में भी हम कामयाब हो गए थे तमाम अपने जो टारगेट को पूरा करने में, और चूँकि हमारी कोई 279 करीब हमारी यूसीज़ हैं जिनके अंदर हमने बच्चों को वैक्सीनेट करना है, तो उस हवाले से हमारी कोई 4896 के करीब हमारी टीम्स हैं और उससे भी ज़्यादा जो है ना हमारी सुपरवाइजरी इतनी ही जितनी टीम्स है उतनी हमारी सुपरवाइजरी टीयर के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। साथ साथ जो बस अड्डे, रेलवे स्टेशन है जहाँ से लोग मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर भी टीम्स बैठेंगी ताकि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम न रहे। पाकिस्तान से आगाह करने के लिए कोयटा में सर्दियों के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में इस वक्त 10 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग जारी है, जबकि गैस प्रेशर न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा, गैस की क्या सिचुएशन है कोयटा में? जी कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सर्दियों के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की जो शिकायत हैं ये सामने आ रही हैं। इस वक्त हम कोयटा के एक मारूफ इलाके की एक किचन में मौजूद है जहाँ पर गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिससे जो घरेलू सार्फिन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं सर गैस की क्या सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात हैं? सर गैस की हालात तो बहुत नॉर्मल है, गैस आ नहीं रही है, बिल्कुल जो है खाना पकाने के में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। सुबह को बच्चे वगैरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन गैस नहीं है, कोई उनके लिए नाश्ता वगैरह बहुत शुक्रिया आपने कोयटा से अपडेट। पेशावर में शहरियों को गैस लोड शेडिंग का तो सामना है, मगर दिलाजाग रोड पर शहरियों को गैस की पाइपलाइनों में गैस के बजाय पानी मिल रहा है, जिससे घरों के चूल्हे मुकम्मल तौर पर ठंडे पड़ गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुतासरा इलाके में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। जी आसिफ शहजाद। जी बिल्कुल, पेशावर भर में गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके दिलाजाग रोड पर, जहाँ पर गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद हो गया है गैस यहाँ पर नहीं आती, लेकिन गैस पाइपलाइन में पानी जो है वो वाफिर मिकदार में आता है। इलाका मकीन इस हवाले से परेशान है।
हम देख सकते हैं कि एक ऐसी गैस पाइपलाइन है जहां पर दिन भर बड़ी मिकदार में पानी जो है इसमें आता रहता है, लेकिन पर गैस जो है घरों को नहीं आता। इलाका मकीन का ये कहना है कि इस पानी को बंद करने के बारहा दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन ये पानी का मसला हल नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो हमारा तकरीबन 1 साल से गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही ना। तो यहाँ पे सारा मोहल्ला, सारा मतलब जो भी मतलब यहाँ पे कॉलोनी टाइप है, सब मतलब परेशान है। और हमें तो ये पता नहीं है इसमें से पानी किस तरह आता है और क्यों आता है। ये तो पहले हुकूमत को चाहिए कि ये पता लगाना चाहिए कि ये गैस का पाइप है या तो पानी का पाइप है। और बिल तो हमारा इतने हज़ारों में आता है, जिसकी वजह से हम मतलब सब मोहल्ले वाले परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि जो दरख्वास्तें हमने महकमा सुई गैस को दी हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजादा। सिंध के तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली के लिए सक्खर में तलबा हुकूक मार्च का इनेकाद किया गया। तलबा ने फीसों के समेत तालीमी इदारों में हरासानी के वाक़यात के फौरी खात्मे का मुतालबा भी किया। तलबा हुकूक मार्च का इनेकाद लब महरान से ग्लोब चौक तक। रैली में तलबा ने सिंध के तमाम तालीमी इदारों में तलबा यूनियन के इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। स्टूडेंट यूनियन बिल 2019 की जो सिंध असेंबली से पास हुआ है उसको अमल दरामद किया जाए और फ़ौरन सिंध के तमाम तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन कराए जाएँ। आप सोच का फ्रीडम नहीं देंगे, आप एक्सप्रेशन को बंद करेंगे तो वो मामलात वैसे नहीं होंगे जैसे हम चाहते हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स की होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स में लाइब्रेरीज चाहिए, प्रॉपर स्टूडेंट्स का यूनियन चाहिए और इसी तरह के काफ़ी तरह के हमारे मुतालबे हैं जो कि हम चाहते हैं। पहले जो तलबा होते थे वो अपने आप को एक स्टूडेंट या तलबा कहने में प्राउड महसूस करते थे। आजकल वही तलबा जो स्टूडेंट है वो अपने आप को स्टूडेंट नहीं कहलवाते बल्कि कहलवाने से शर्माते हैं। तलबा ने तालीमी इदारों में बढ़ती हुई फीसों समेत हरासा करने के वाक़यात के खात्मे, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और मुफ्त हॉस्टल सहूलियात के साथ साथ तलबा यूनियन की बहाली और इलेक्शन पर जोर दिया है। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ अली खोसो, पोल न्यूज़, सक्खर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे स्मॉग में इजाफे की। आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया के तमाम शहरों में सर फहरिस्त आ गया। पंजाब हुकूमत स्मॉग से बचने के लिए मजीद क्या इकदाम कर रही है, जानेंगे फातिमा शिराजी से। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा। अब तो ऐसा लगता है कि फ़ज़ाई आलूदगी, जहरीली फ़ज़ाई आलूदगी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। स्मोक की बढ़ती और संगीन सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 रोज़ के लिए पंजाब में 10 अजला में लॉकडाउन लगाया था। आज बरोज़ पीर है, लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन स्मोक वहीं की वहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज का 297 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मसनूई बारिश के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और जल्द ही इस पर अमल दरामद हो जाएगा। माहरीन माहौलियात जो हैं वो अगले हफ्ते चीन जाएंगे और मज़ीद जो भी इसके हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आएंगे कि बारिश कब होगी, क्योंकि बादलों का वेट किया जा रहा था। बादल अब जो है वो लाहौर में है लेकिन वो बरस नहीं रही। और गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में भी सुबह और शाम के औकात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, जीबी में इस वक्त मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों का मौसम जो है वो आज निहायत सर्द है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी धुंध छाई हुए है, पहाड़ों पे जो है गहरे बादल छाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम अगर बालाई इलाकों की बात करते हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा, वहाँ पर पहाड़ों पर जो है मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और बालाई इलाकों में भी दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है और शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के नालाजात और जो दरिया हैं उनके पानी की सतह जो है वो शदीद सर्दी की वजह से काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि बालाई इलाकों में पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला आइंदा 3 रोज तक। सवात में सयाहों की पहली मंजिल कहलाने वाली तफरीही मुकाम फिजा गट है, जहां सयाह दरियाए सवात में चलने वाली कश्तियों से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। मल्ला का कहना है कि आजकल सयाह ना होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी सैयद अनवर शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवात की तफरीही मुकाम फिजा गट में,
फ़िज़ागढ़ जो है वो सयाहों की पहली मंजिल कहलाती है। जब भी सयाह आते हैं तो यहाँ पे पड़ाव ज़रूर डालते हैं। मैं इस वक्त दरिया स्वात में मौजूद हूँ। यहाँ पर जितनी भी सयाह आते हैं वो दरिया स्वात के किनारे इन कश्तियों में ज़रूर चक्कर लगाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मल्लाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आपका काम कैसा जा रहा है? सयाह आते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं? बस गर्मी मौसम के इधर लोग ज़्यादा आती है। गर्मी मौसम सही है, सर्दी मौसम की ज़्यादा लोग नहीं आती है। और गर्मी मौसम की 2-3 हज़ार रुपये एक दिन की हम कमाती है। सर्दी मौसम की कम है, बहुत कम है जी। जी, जैसा कि आपने सुना कि गर्मियों की सीज़न में सयाहों का गैर मामूली रश रहता है, इस वजह से इनका कारोबार जो है वो खासा चमकता दमकता है। बहुत शुक्रिया। और अमेरिका में भारतीय सफीर को सिख कम्युनिटी ने घेर लिया। भारतीय सफीर को देखकर सिखों ने खालिस्तान के नारे लगाए। भारत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रहा है? सिखों का सवाल। क्या भारतीय हुकूमत गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल कराना चाहती है? सिख कम्युनिटी के सवालों पर भारतीय सफीर को गुरुद्वारे से भागना पड़ गया। खबर आपको दे रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय सफीर को सिख कम्युनिटी ने घेर लिया। भारतीय सफीर को देखकर सिखों ने खालिस्तान के नारे लगाए। भारत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रहा है? सिखों ने सवाल किया। क्या भारतीय हुकूमत अब गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल करवाना चाहती है? सिख कम्युनिटी के सवालों पर भारतीय सफीर को गुरुद्वारे से ही भागना पड़ा। खबर आपको दे रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय सफीर को सिख कम्युनिटी ने घेर लिया और गुरुद्वारे पर ही सवालों की बौछार कर दी गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सकाफती वीक का मेला सज गया। पॉप और फोक म्यूजिक ने समा बांध दिया। पाकिस्तानियों समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानी फनकारों और गुलकारों की सलाहियतों को सराहा। देखते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद चीमा की रिपोर्ट। हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हमेशा ही इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि पाकिस्तान की कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई गाना, कुछ भी उनके लिए यहाँ पर आए। तो माशाल्लाह देखने वाला है, वहाँ तो बहुत सब खुश हैं और यही खुशी हमें चाहिए थी, यही हमारा मकसद है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।